तो भाई क्लास 10th एसएससी की जनता, अरे मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड होना स्टार्ट होने वाले हैं। कई सारे स्कूल में, मैं यहाँ कानपुर में रहता हूँ, कुछ स्कूल्स ने तो यहाँ पर प्री प्री बोर्ड ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें उन्होंने क्लास 10th एसएससी का पूरा सिलेबस पूछ भी लिया था। तो आई गेस तुम लोग के स्कूल एग्जाम्स में शायद अब जो प्री बोर्ड होने वाला है उसमें पूरा ही सिलेबस आने वाला है। तो फिकर नॉट, जो बैक बेंचर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर आ ही गई है। फिजिक्स में 2 चैप्टर बचे हुए हैं, विच मीन्स 2 वीक्स में वो भी खत्म हो जाएगा, कोशिश करेंगे उससे जल्दी खत्म हो जाए। केमिस्ट्री में भी 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और दूसरा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोशिश करेंगे उसे भी जल्दी खत्म कर ले ताकि तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले सब कुछ खत्म हो जाए। और जिन बच्चों को नहीं पता है बैक बेंचर सीरीज के बारे में, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। इस सीरीज में हमारी पूरी टीम वेदांत मेंटर्स की तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के आईसीएससी के सारे चैप्टर जीरो से हीरो कवर करा रही है। और आज केमिस्ट्री का तुम्हारा मेंटर मैं प्रभात, हम लोग कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में स्टडी ऑफ कंपाउंड का पहला कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो, स्टडी ऑफ कंपाउंड डेफिनेटली तुमने स्कूल में तो पढ़ लिया होगा और तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में ना 4 कंपाउंड है और उन चारों कंपाउंड के ऊपर अगर क्वेश्चंस एक एक भी आया तो 4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। और ऑब्वियसली एक नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको कंपाउंड के मेथड प्रिपरेशन पढ़ना है, लैब मेथड पढ़ना है प्रिपरेशन का, इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ना है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इतनी सारी चीजों में हर कंपाउंड के अंदर से अगर एक एक 2-2 क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी हम ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो 4 कंपाउंड है उन्हें एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ते हैं। तो अभी आज की वीडियो में हम लोग HCl को ही कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस के सारे चैप्टर ढंग से कवर करे हैं, एसिड बेस सॉल्ट तुमने अच्छे से कवर करा है इस, और तुमने केमिकल प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो भी थोड़ा बहुत आइडिया अंडरस्टैंड करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर काफी आसान ही लगने वाला है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर। तो सबसे पहले तो यार इस चैप्टर में ना हाइड्रोजन क्लोराइड में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ही आ जाता है कि हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में क्या क्या बातें पता है, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला आ जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का लुईस स्ट्रक्चर, जिसे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बुलाते हो। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में 7, तो ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरह से इसका लुईस स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। और अगर बात करी जाए इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर के बारे में, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा है, तो यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा और क्लोरीन के पास इस तरह से 6 इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्डिंग के बच जाएंगे। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, ये नाम याद रखना, इन्हें बुलाते हैं लोन पेयर। तो तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि HCl में कितने लोन पेयर होते हैं, तो HCl में हमारे पास 3 लोन पेयर अवेलेबल है। लोन पेयर का मतलब कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और पेयर में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गई HCl के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसे आप बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बुलाते हो, और सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या जिसे आप लुईस स्ट्रक्चर भी बुलाते हो, और ये हो गया तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। बाकी HCl के अगर एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो 36.5 होता है, क्योंकि क्लोरीन का आ गया मास 35.5, हाइड्रोजन का आ गया 1, दोनों को ऐड करा तो 36.5 बन गया। बॉन्ड इसमें कैसा एग्जिस्ट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एंड लेट मी टेल यू, ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर टाइप का होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ये पोलर होता है और पोलर होने की वजह से ये वाटर में बड़े आराम से डिसॉल्व भी हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है HCl का। अब HCl का मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझना हम स्टार्ट कर देते हैं कि HCl अगर हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो ना पहले तो हम जनरल मेथड समझते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके HCl को लैब में बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि भाई डायरेक्ट सिंथेसिस कर दो। डायरेक्ट सिंथेसिस का मतलब क्या, तुम्हें HCl बनाना है तो हाइड्रोजन लो, क्लोरीन लो, इनकी रिएक्शन कराओ, HCl बन जाएगा। सिंपल सी बात। तो हमने हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया, HCl गैस बन गई। पर याद रखना, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें डिफ्यूज सनलाइट की जरूरत होती है। मतलब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखोगे, उस सनलाइट को थोड़ा सा डिफ्यूज कर दोगे, कोई बैरियर बीच में लगा दोगे सेमी ट्रांसपेरेंट, ताकि डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट इस्तेमाल करी तो ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। यहां पर जब बॉन्ड बनता है HCl का, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है कि अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट ले ली तो इतनी जल्दी जल्दी ये रिएक्शन होने लगेगी, ह्यूमंगस एनर्जी अचानक से रिलीज होगी और ये एक्सप्लोसिव नेचर की हो सकती है। इसीलिए इस रिएक्शन को सही से कराने के लिए डिफ्यूज सनलाइट की जरूरत होती है। तो अगर सर डायरेक्ट सनलाइट में एक्सप्लोसिव है तो डार्क में करा दो ना, सबसे अच्छी बात। पर दिक्कत है यार,
डार्क में ये रिएक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ही, डार्क में नहीं करा सकते। तो डार्क में कराना हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या करते हैं, डिफ्यूज सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल एज अ कैटलिस्ट लेते हो तो ये रिएक्शन डार्क में हो जाती है। अब यही छोटे छोटे पॉइंट्स तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर ये रिएक्शन हमें डार्क में करानी है तो कौन सा कैटलिस्ट चाहिए, तो एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए, ठीक है। या डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। तो मेरे भाई कॉपी और पेन निकाल लो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना शुरू कर दो साथ में। हालांकि ये सारे पॉइंट इस पीपीटी में मेंशन है, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ के फॉर्म में मिल भी जाएगा, बट यार अपने ही हैंड रिटन नोट्स की क्या बात होती है भाई, वाह, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, थोड़ी तो मेहनत करो यार, क्या तुम्हारा पेपर भी मैं ही लिखाऊंगा क्या, नहीं कर सकता ना ऐसा, थोड़ी तो मेहनत कर लो। चलो, फिर इसके अलावा दूसरा मेथड हमारे पास होता है कि हम मेटालिक क्लोराइड्स को हीट कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये जो मेटल के क्लोराइड्स होते हैं ये अपने अंदर से क्लोरीन बाहर निकालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड अपने से अंदर हाइड्रोजन और HCl बन जाता है। तो NaCl की रिएक्शन अगर आपने H2SO4 से कराई 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है और साथ में HCl गैस बनती है। बट अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा ले लिया तो सोडियम सल्फेट बन जाता है और HCl गैस निकलती है। ऐसे आपने अगर कॉपर 2 क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड लिया, H2SO4 से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और HCl बन जाएगा। अब ना यहाँ पर सब लोग यही पढ़ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। यार यहाँ पे एक छोटी चीज हम और बात कर लेते हैं कि ये रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन में क्या हुआ, सॉरी कैसे हुई, ये पढ़ते ही नहीं है। दरअसल में यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या आइडिया काम कर रहा है वो समझ लो, क्योंकि वो आइडिया अगर आपको बाद में कभी और होते हुए भी दिखा तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिएक्शन कैसे करानी है। तो यहाँ पर आइडिया ये होता है कि केमिस्ट्री का एक रूल है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्ट प्रेजेंट है किसी भी वीक एसिड का, और अगर उसकी रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से करा दी जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट के अंदर से वीक एसिड बाहर निकाल देगा और खुद सॉल्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। ये केमिस्ट्री की जनरल रिएक्शन होती है और एक्चुअल में यहां पर इन तीनों रिएक्शंस में यही हो रहा है। एक बात मैं तुम्हें समझा देता हूं, इन तीनों रिएक्शन में ये कैसे हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, रिएक्शन को रट लेते हैं और अक्सर रटने के चक्कर में भूल जाते हैं। अगर तुम्हें की आइडिया याद रहेगा तो तुम कभी ये भूलोगे नहीं। क्या है की आइडिया, क्या NaCl किसी एसिड का सॉल्ट है? बिल्कुल, NaCl दरअसल में HCl और NaOH को मिलाकर हमने बनाया होगा। तो यानी NaCl के अंदर जो Cl आया है वो HCl से आया है, तो हम बोल सकते हैं कि NaCl दरअसल में एक एसिड का सॉल्ट है। और H2SO4 के कंपैरिजन में HCl वीक एसिड है। जरा समझना, HCl वीक एसिड होता है H2SO4 के कंपैरिजन में, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में बात करूं। अब क्योंकि HCl एक वीक एसिड H2SO4 के कंपैरिजन में, तो HCl से बनने वाला जो सॉल्ट है उसे H2SO4 के कंपैरिजन में वीक एसिड का सॉल्ट बुलाया जाएगा, तो इसलिए NaCl एक वीक एसिड का सॉल्ट हुआ। अब तुम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, H2SO4 नाम के स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो केमिस्ट्री क्या कहेगी, अगर तुम स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसी भी वीक एसिड के सॉल्ट से कराओगे तो अंदर से वीक एसिड बाहर आ जाएगा। तो NaCl में जो वीक एसिड HCl था वो बाहर आ गया और जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेटल से, मतलब हमें NaCl में से मिला Na और एसिड में से मिला HSO4, बन गया NHSO4। हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराए तो Na2SO4 बन जाएगा। तो यहां पर यही हो रहा है, ये हमारा वीक एसिड बाहर आ गया और हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट मिल गया। लो टेम्परेचर पे H2SO4 में से एक ही हाइड्रोजन ने रिएक्शन करा, हाई टेम्परेचर पे दोनों ने रिएक्शन कर लिया, ठीक है, क्योंकि Na की वैलेंसी तो 1 ही होती है। इस तरह से ये रिएक्शन हुई है। अब तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी ऐसा दिखाई दे कि तुम्हारे पास कोई वीक एसिड का सॉल्ट है और उसके स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा रहे हो, तो हमेशा क्या बनेगा, वीक एसिड बाहर और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। अब ये रिएक्शन तुम अपने आप कभी भी कर पाओगे। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आ जाता है बच्चों के दिमाग में, हमें कैसे पता चलेगा सर यही रिएक्शन होगी। तो यार जब भी किसी सॉल्ट की रिएक्शन तुम एसिड से करा रहे हो, हमेशा ये वाला आइडिया पहले चेक करना कि हमें कहीं एसिड स्ट्रॉन्ग तो नहीं दे रखा है वीक एसिड के कंपैरिजन में, ठीक है, और अक्सर आपको यही एसिड दिए होंगे। अब HCl से भी वीक एसिड होता है कार्बोनेट वगैरह, H2CO3, इससे भी वीक एसिड होता है H2CO3, जिसे आप कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट बुलाते हो, इससे भी वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड। तो अगर उनके सॉल्ट की रिएक्शन इससे किसी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिड से कराओगे तो वो एसिड बाहर आ जाएगा और खुद हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा। आया समझ में, आ गया, सीखा कुछ नया?
ठीक है, बढ़िया है। तो एप्रिसिएशन शो करने के लिए जरा वीडियो को लाइक कर देना। अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लैब में अगर लैब में अगर हमें HCl बनाना, तो लैब में कैसे बनाते हैं, ये तो जनरल मेथड है। लैब में कैसे बनाएंगे और पूरा सेटअप क्या रहेगा, पूरा एपरेचर्स क्या रहेंगे, ये भी हमें समझना है। तो लैब में अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है तो वही वाली रिएक्शन कराते हैं कि NaCl की रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं लो टेम्परेचर पे। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट मिलता है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। गैस क्यों लिबरेट हुई, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर HCl गैस के फॉर्म में हमें बड़ा आराम से मिल जाता है और यहाँ पर पानी हम कम लेते हैं। जो सेटअप होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। राउंड बॉटम फ्लास्क में हम पहले से ही NaCl भर के रख लेते हैं और ऊपर से थिसल फनल की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड हम इसके अंदर डालते हैं। तो जैसे ही NaCl और H2SO4 मिक्स होंगे तो इन और नीचे से हीट देते हैं ऐसी कि 200 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर ना जाए। तो इन दोनों की रिएक्शन से इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर NaHSO4 बनेगा। अब ये तो एक सॉल्ट है तो ये कंटेनर में ही रह जाएगा और HCl एक गैस है, ठीक है। तो गैस लिबरेट होगी तो यहां से हमने इसमें एक एग्जिट ट्यूब लगाई होती है। तो इस एग्जिट ट्यूब की हेल्प से जो हमारा HCl है वो बाहर आएगा। लेकिन हम HCl को डायरेक्ट कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि इस पूरी रिएक्शन में जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो NaCl कई बार दरअसल में मतलब NaCl मान लो अगर आपने सॉलिड भी लिया है बट H2SO4 आप एक्वस लेते हो, यानी इस रिएक्शन में यहाँ पे पानी भी होता है और हीट की वजह से यहाँ पर वाटर की वेपर बन जाती है। तो HCl गैस के साथ साथ यहां से वाटर की वेपर भी बाहर आती है, पर हमें तो सिर्फ HCl गैस चाहिए, हमें वाटर वेपर चाहिए नहीं। तो वाटर वेपर को हमें हटाना है और इसीलिए हम डायरेक्ट यहां पर HCl गैस को कंटेनर में नहीं लेते, पहले इस मिक्सचर को H2SO4 में से पास करते हैं ताकि जो भी मॉइस्चर जो भी गंदगी वगैरह है वो इस H2SO4 में ट्रैप हो जाए और सिर्फ HCl गैस ही आगे जाए। अब इस HCl गैस को हम एक एम्प्टी कंटेनर में डालना शुरू कर देते हैं। अब इस एम्प्टी कंटेनर में एयर भरी होती है, क्योंकि अगर कोई भी कंटेनर एम्प्टी है तो एम्प्टी नहीं होगा भाई, अगर वहां रूम में वो एम्प्टी कंटेनर रखा है तो उसके अंदर हवा भरी होगी, तो ये हवा भरी होती है। अब क्योंकि HCl गैस जो होती है वो एयर से हैवी होती है, तो आपको इतना तो रूल बड़ा सिंपल सा पता है कि कोई भी फ्लूइड अगर हैवी है तो वो लाइटर फ्लूइड को डिस्प्लेस करके नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक कंटेनर में ऑयल भरा है, अब उसमें अगर आपने पानी डाला तो क्योंकि पानी हैवी होता है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए पानी अपने आप नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर एयर में भी, एयर और HCl गैस के साथ भी होता है। भले ही एयर और HCl दोनों गैस फॉर्म में है, बट क्योंकि HCl गैस ज्यादा डेंस होती है, हैवी होती है, तो जैसे ही ये ऊपर से हमारे पास ड्राई HCl गैस आ रही है, ये सारी की सारी एयर जो अंदर भरी हुई थी इस एम्प्टी कंटेनर में, ठीक है, एम्प्टी से मेरा मतलब है कि उसमें सॉलिड लिक्विड जैसी कोई चीज नहीं है बट एयर है वहां पर, तो इस एम्प्टी कंटेनर में से एयर बाहर निकल जाएगी और यहां पर ड्राई HCl गैस इकट्ठा हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया हमने बीच में ये कंटेनर क्यों लगा दिया, मॉइस्चर वगैरह ट्रैप करने के लिए। तो यही सारी छोटी छोटी बातें हमें इस रिएक्शन के बारे में और डिटेल में समझनी है, लैब मेथड के बारे में। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का यहाँ पर प्यूरिफिकेशन करना है जो कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क में बनी है, तो कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन क्लोराइड दरअसल में जब यहां से पास होती है तो HCl गैस के साथ साथ हमारे पास वाटर भी एज अ वेपर प्रेजेंट होता है। वाटर को रिमूव करने के लिए हमें HCl गैस को ड्राई करना है और ड्राई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लैब में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज को डिहाइड्रेट करना है, पानी उसमें से निकालना है, तो तुम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करोगे। बल्कि एक बार ये आप मत करना बिल्कुल भी, एक बार ये खुरापात मैंने करी थी कि मैंने एक प्राइवेट लैब में जाकर वो सीख रहा था, क्या नाम है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। तो वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट करना था। तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हम एक टेस्ट करते हैं कि अगर हमें मतलब सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप शुगर में डाल दो तो शुगर पूरी काली हो जाती है, क्योंकि वो शुगर में से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर निकाल लेती है और बस बच जाता है उसके अंदर कार्बन, और कार्बन होता है ब्लैक, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट ट्राई करा था और वो हो भी गया था बड़ा आराम से। तो यहां से पता चल जाता है कि हाँ भाई H2SO4 एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अब समझना, हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट लैब में ना दो और बहुत पॉपुलर होते हैं, P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड। पर ये दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट यहां पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कई बार स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में तुमसे इसका रीजन पूछा जाता है कि जब हमें HCl गैस को लैब में वो करना होता है, ड्राई करना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो हम लोग फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि HCl इन दोनों के साथ रिएक्शन कर जाता है बट H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। H2SO4 भी एक एसिड है, HCl भी एक एसिड है। नॉर्मली एसिड एसिड आपस में रिएक्शन नहीं करते इजीली।
ठीक है, याद रखना। अब कई बार बच्चे कहेंगे अरे सर पीछे रिएक्शन कराई तो थी आपने, ये बता तो रहे थे। तो एसिड और एसिड की रिएक्शन नहीं हुई है, वीक एसिड का सॉल्ट था तुम्हारे पास, यहां एसिड नहीं था, HCl नहीं था। आ गई ना बात समझ में? कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो आई गेस कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं। अगर आपने P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, तो नॉर्मली ये ऑक्साइड ना बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल ऑक्साइड तो वैसे भी बेसिक होते हैं नेचर में। अब तुम डाल रहे हो एसिड, तो एसिड बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट बन जाएगा, एसिड बेस की जैसी रिएक्शन होगी सॉल्ट बन जाएगा। तो P2O5 रिएक्शन करता है HCl के साथ, POCl3 और HPO3 बना लेता है, और कैल्शियम ऑक्साइड CaCl2 और वाटर बना लेता है। तो क्योंकि HCl इनके साथ रिएक्शन करने लग जाएगा तो खुद खत्म हो जाएगा, तो HCl हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए कभी भी HCl को ड्राई करने के लिए लैब में फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। ठीक है, बाकी हम HCl गैस को कलेक्ट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि HCl गैस दरअसल में एयर से हैवी होती है, तो इसे एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम कलेक्ट करते हैं। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि एयर ऊपर से निकल जाती है। तो आपने इस कंटेनर में जो एम्प्टी है, एम्प्टी से मेरा मतलब सॉलिड लिक्विड कुछ भी इसके अंदर नहीं भरा है, हवा तो भरी होगी, तो जब ऊपर से ड्राई HCl यहां से आई कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के चैम्बर में से, जब ड्राई HCl यहां से आई, क्योंकि ड्राई HCl हैवी होती है तो यहां पर इकट्ठा होने लगेगी, और जब खुद इस जगह इकट्ठा होने लगेगी तो यहां पे जो एयर थी वो कहां जाएगी? ऊपर चली जाएगी, और एयर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, हम लोग HCl गैस को वाटर के ऊपर कभी कलेक्ट नहीं करेंगे, यानी अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से कभी कलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज HCl गैस वाटर में हाईली सॉल्युबल है, तो HCl अलग नहीं हो पाएगा बल्कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए वाटर की हेल्प से कभी भी इसको हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे, ना डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, ना अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से। ये वाली बात याद रखना, और ये कई बार तुमसे पूछा जाता है। बाकी आगे बात करें, HCl गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इस कंटेनर में HCl गैस इकट्ठा हो गई है। ठीक है, तो भाई मतलब जाहिर सी बात है HCl गैस ना हमें दिखती नहीं है यार, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ रिएक्शन हो गई और यहाँ पर HCl गैस इकट्ठा हो गई है? क्योंकि जब ये तुम रिएक्शन कराओगे तो इस एम्प्टी कंटेनर में जहां एयर भरी है वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, और HCl भरने के बाद भी ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर HCl गैस आ गई है? दिखेगा कैसे? तो इसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि अगर जार HCl गैस से पूरा भर जाएगा तो आपको जार के माउथ पे ना फ्यूम्स दिखाई देंगी, जब यहां पर HCl गैस इकट्ठा होने लगेगी। और ये फ्यूम्स क्यों दिखाई देंगी उसका रीजन समझना। दरअसल में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर इस कंटेनर में पूरी भर गई तो ये एयर के साथ एक्सपोज हो जाएगी, और एयर के साथ ये बनाने लगेगी, एयर के वाटर वेपर के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड दरअसल में ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे एक्वस फॉर्म में होगा, तो एयर में से छोटे छोटे इसके पार्टिकल बिखर जाएंगे, और एयर में जब इसके पार्टिकल बिखरेंगे तो आपको कोहरा या धुंध जैसा जैसा दिखता है ना, कुछ वैसा ही आपको फ्यूम्स वहां पर दिखने लगेंगी। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे कि हाँ भाई यहां पर HCl गैस इकट्ठा हो चुकी है दूर से। और देखोगे आप, पास जाकर नहीं देखोगे। HCl एक बहुत ही मतलब एसिडिक गैस है भाई, तो अगर तुमने उसे इनहेल कर लिया तो तुम्हारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तुम ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ते हो और प्रैक्टिकली अभी करते हुए आप अपना नहीं देखते हो। ठीक है, और अगर करते हो तो टीचर अलग से आपको बहुत सेफली करा के दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की है, बहुत सारे प्रिकॉशंस के साथ आपको काम करना है। और इस उम्र में हम इतने खुरापाती होते हैं कि कितना भी हमें कोई समझा ले कि प्रिकॉशन लेने हैं, बहुत सारी चीजों का प्रिकॉशन लेते ही नहीं अपन। इसीलिए लैब वगैरह में, मतलब स्कूल वगैरह में लैब में या तो ये बहुत दूर से दिखाया जाता है, या कई सारे स्कूल में तो कराया ही नहीं जाता है अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दरअसल में HCl गैस बना ली, उसे कलेक्ट भी कर लिया और आइडेंटिफाई भी कर लिया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा यार HCl की डेंसिटी एयर से ज्यादा है? ठीक है, क्योंकि हमने उसी का इस्तेमाल करके एयर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से HCl गैस को कलेक्ट करा है। तो इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है, ये प्रूफ करने के लिए कि HCl की डेंसिटी एयर से ज्यादा है। अब देखो, किसी भी कैंडल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कहां है? एयर में। बट HCl गैस के प्रेजेंस में, क्योंकि HCl में कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो कैंडल कभी भी HCl गैस के प्रेजेंस में बर्न नहीं कर सकती। इसी छोटे से आइडिया का इस्तेमाल करके हम ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि HCl की जो डेंसिटी है, HCl गैस की डेंसिटी, वो दरअसल में एयर से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर बर्निंग कैंडल रख देते हैं और उसमें ड्राई HCl गैस भरना शुरू कर देते हैं। अब जब ड्राई HCl गैस भरोगे तो सारा का सारा एयर बाहर निकल जाएगा, और यहां पर सिर्फ क्या इकट्ठा हो जाएगी? HCl गैस। HCl गैस इकट्ठा हो जाएगी, और HCl गैस में कहीं कोई ऑक्सीजन है नहीं, और कैंडल को बर्न होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जैसे ही एयर सारी एस्केप हो जाएगी तो अब ऑक्सीजन बचेगी नहीं, सिर्फ HCl बचेगी। और अगर सिर्फ HCl बचेगा तो HCl इस कैंडल को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगा, कैंडल बुझ जाएगी।
तो इस छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से हम पता कर सकते हैं कि HCl की डेंसिटी दरअसल में एयर से ज्यादा है, क्योंकि अगर HCl की डेंसिटी कम होती तो HCl ऊपर इकट्ठा होती तो नीचे एयर रहती, और नीचे अगर एयर रहती तो ये कैंडल जलती रहती, क्योंकि एयर कैंडल को ऑक्सीजन सप्लाई करती रहती। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, पहली बात तो तुमने 2x पे देखी होंगी, तो अगर डाइजेस्ट नहीं हुई है तो 2x से आ जाओ, फिर से आराम से 1x पे, और ये सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ठीक है, बाकी आगे की इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो HCl गैस है ये वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये हम पता करते हैं फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से, और फाउंटेन एक्सपेरिमेंट लैब में बहुत पूछा जाता है भाई, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से समझना। तो पहले फाउंटेन एक्सपेरिमेंट के सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। पहले सेटअप समझ लेते हैं, फिर इसको वीडियो की हेल्प से डिटेल में समझेंगे। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क उल्टा लगा देते हैं, यानी इन्वर्टेड राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं, और यहाँ पे जो कॉर्क होता है उसमें 2 होल्स होते हैं। एक होल की हेल्प से हम लोग इस तरह से एक एम्प्टी ग्लास पाइप इसके अंदर रखते हैं। रुक जाना दिखने लगे, ए चल गया क्या, रुक जा भाई। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक क्या नाम है, एक एम्प्टी ग्लास की ट्यूब लेते हैं। अरे रुक जा भाई, रुक जा, जब इसको बोलूं तभी चल ना, अपने आप क्यों चल रहा है। ठीक है, ये, और साथ में हम किनारे से एक और अलग से ट्यूब इसके अंदर रखते हैं, जहां से, जिसे हम ड्रॉपर बुलाते हैं, उस ड्रॉपर में पानी भरा होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे, और यहां पर इसके अंदर हम लोग HCl गैस इकट्ठा कर लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क में, और इस पूरे सेटअप में ये जो ग्लास की ट्यूब है इसे डिप कर देते हैं ब्लू लिटमस के सोल्यूशन में, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। अब HCl एक एसिडिक गैस है, ये बात समझना। ठीक है, मतलब जब वो गैस फॉर्म में होती है तो एसिडिक नहीं होती, लेकिन उसका एक्वा सोल्यूशन एसिडिक होता है, और एसिडिक सोल्यूशन ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो होता क्या है, जैसे ही आप ड्रॉपर को ऐसे प्रेस करते हो तो इसके अंदर से पानी की धार निकलती है, तो जो अंदर HCl गैस है, ठीक है, वो उस HCl गैस को डिसॉल्व कर लेता है पानी, और जब HCl गैस डिसॉल्व हो जाती है पानी में तो अंदर गैस खत्म हो जाएगी, और जैसे अंदर गैस खत्म होती है तो अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। भाई अगर कहीं पर गैस आप सारी हटा दो किसी तरह से तो वहां क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम। तो जैसे ही अंदर HCl गैस पानी में डिसॉल्व होती है तो अंदर गैस खत्म हो गई, तो अंदर बन जाता है वैक्यूम। अब जैसे ही वैक्यूम बनता है तो ये ग्लास की ट्यूब नीचे से सारा पानी ऊपर सक कर लेती है। ठीक है, क्योंकि अंदर अब प्रेशर है नहीं, वैक्यूम है, तो वैक्यूम है तो सारा पानी ऊपर आएगा। पानी किसका है, लिटमस सोल्यूशन का, तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा और वो फाउंटेन के फॉर्म में फैलेगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्लू लिटमस सोल्यूशन यहां फैलता है तो अगल बगल क्या भरा है, HCl, या फिर मतलब HCl भरा हुआ है, तो HCl के साथ तुरंत वो रिएक्ट करेगा, और ब्लू लिटमस जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वो रेड कलर का बन जाएगा। तो यही पूरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, यही पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। बट हाँ, अब इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा चेंज बताऊंगा, जो हमें एक्सपेरिमेंट लैब में मतलब हमारी बुक में बताया गया है, और जो यहां पर एक्चुअल करा गया उसमें छोटा सा डिफरेंस है। अभी मैंने HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए ड्रॉपर से पानी डाला था, ये साइड में आपको ड्रॉपर दिख रहा होगा। इस ड्रॉपर में पहले से पानी भर के रखते हैं और बस इसको पुश करते हैं, सारा पानी अंदर चला जाता है और वो HCl को डिसॉल्व कर लेता है। हम यहां पर इस तरह का ड्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे। होता क्या है, जब आप इस तरह की ग्लास ट्यूब पानी के अंदर मतलब लिटमस सॉल्यूशन में डिप करते हो तो कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी अपने आप ऊपर जाने लगता है। कैपिलरी एक्शन पता है ना, जाइलम फ्लोएम आपने पढ़ा होगा बायो में, कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू रूट से पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही कैपिलरी एक्शन के थ्रू अपने आप लिटमस सॉल्यूशन ऊपर जाएगा। बस फर्क ये होता है, अगर तुम ड्रॉपर की हेल्प से कराओगे तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, तुम्हारे कमांड पर हो जाएगी, जब कराना चाहो तब हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने कैपिलरी एक्शन कराया तो रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस यहां पर कैपिलरी एक्शन की हेल्प से अपन कराएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब देखो, इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ये पूरा सेटअप हमने लगा दिया, ये हमने कैपिलरी के साथ ये पूरी ट्यूब डाल दी, और इस फ्लास्क के अंदर क्या भरी हुई है, HCl गैस। और देखो मैंने साइड से कोई ड्रॉपर नहीं लगाया, अगर मैं ड्रॉपर लगाता तो बस ड्रॉपर को पुश करता, अंदर पानी जाता और पानी HCl गैस को डिसॉल्व करता, अंदर वैक्यूम बनता। जैसे ही वैक्यूम बनता तो आपको पता है कि जैसे स्ट्रॉ से आप कोल्ड ड्रिंक कैसे पीते हो, आप एयर सक करते हो स्ट्रॉ के अंदर की, तो स्ट्रॉ के अंदर बन जाता है वैक्यूम, जिसकी वजह से प्रेशर की, बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक चढ़ जाती है, क्योंकि बाहर तो सभी का प्रेशर है ना। तो ऐसे ही यहां पर होता है, बट यहां पर अब कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर चढ़ेगा, तो कैपिलरी एक्शन की हेल्प से HCl जो हमारा ब्लू लिटमस है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। दिख रहा है आपको ऊपर जाते हुए? और नोटिस करो, कई बच्चे कहेंगे अरे सर ब्लू लिटमस को ऊपर जाना चाहिए था, ये तो रेड लिटमस जा रहा है। तो एक्चुअल में ब्लू लिटमस ही है, यहां से HCl गैस रिएक्ट करना इसके साथ शुरू कर चुकी है, इसीलिए ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया है। और जैसे ही ऊपर पहुंचेगा और जरा सा पहुंचते ही वो जितनी HCl गैस है उसको अचानक से क्या बना देगा, लिक्विड। तो जैसे ही अब HCl लिक्विड बना
तो अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो तो बहुत सारा जो लिटमस सोल्यूशन अचानक से ऊपर आ गया। नोटिस करना कैसे कैपिलरी की वजह से पहले शुरुआत में धीरे धीरे जो HCl जो हमारा एक्वस सोल्यूशन था वो ऊपर आ रहा था। और रेड क्यों आ रहा था लिटमस सोल्यूशन, ब्लू क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि वो रास्ते में पड़ने वाली गैस के साथ रिएक्ट करने लगा है। पर जैसे ही ऊपर से निकला तो यहां पर जो HCl गैस पड़ी है वो क्या हो गई है, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगी इसके साथ। ठीक है, HCl गैस के साथ रिएक्ट करके यहां वैक्यूम बना लेगी, और वैक्यूम से जैसे ही वैक्यूम बना, नीचे से अचानक से बहुत सारा क्या नाम है लिटमस सोल्यूशन खींच के आ गया, तो आपको रेड कलर का फाउंटेन दिखाई दिया। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को क्या बुलाते हैं, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। तो आई गेस समझ में आया होगा वीडियो के साथ। ठीक है, तो यही होता है भाई कि सिर्फ अगर डायग्राम से समझोगे तो कई बार पकड़ में नहीं आता। अब मुझे उम्मीद है पूरा की आइडिया तुम्हें समझ में अच्छे से फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का समझ में आ गया होगा। और इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें पता चल रही है। पहली बात तो HCl एक एसिडिक गैस है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने पर वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। और दूसरा, भाई साहब इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत इनॉर्मस है, क्योंकि जरा सोचो शुरुआत में बस जरा सा वाटर ऊपर गया था, उसने HCl को इतना ज्यादा डिसॉल्व कर लिया कि HCl गैस तुरंत गायब हो गई, वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो HCl वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल गैस है, इससे ये प्रूफ हो गया। बाकी अब बात कर लेते हैं HCl की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो HCl की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात, HCl कलरलेस गैस होती है। आपने देखा ही था कि शुरुआत में जब हमने यहां पर लिया था HCl को, शुरुआत में जब हमने HCl लिया था, यहां पर देखो, यहां पर कोई हमें कलर देखने को नहीं मिल रहा था, हमें पता था यहां HCl गैस इकट्ठा है। ठीक है, अब कोई कह सकता है अरे सर हम कैसे मान ले कि HCl गैस ही है, आपने कहीं और से कुछ वीडियो बनाया है, तो इतना तो भरोसा करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो HCl कलरलेस गैस होती है, पंजेंट होती है, चोकिंग ओडर होता है। आप इसको स्मेल करोगे तो आपको बहुत इरिटेशन होगा। बाकी एयर से बहुत ज्यादा हैवी है, ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स हैवी होता है, और साथ ही वाटर में हाईली सॉल्युबल है, ये हमने देख लिया है। ये दरअसल में 10 डिग्री सेल्सियस और 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विफाई हो जाती है, मतलब आप HCl को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो HCl गैस को। हालांकि इसका बॉइलिंग पॉइंट -83 डिग्री सेल्सियस है और फ्रीजिंग पॉइंट -113 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर आपको HCl गैस को सॉलिड बनाना है तो -113 तक ले जाना पड़ेगा, और HCl को अगर लिक्विड बनाना है तो -83 के नीचे लेकर जाना पड़ेगा। ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, पर बहुत ही रेयरली और बहुत कम आते हैं। ज्यादातर हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में जरूर याद रखना है। जैसे फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला सवाल यह आता है आपसे कि यार फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में ड्रॉपर से अगर आपने पानी डाला तो अचानक से लिटमस सोल्यूशन ऊपर क्यों खिंचाता है? तो आप क्या रीजन बताओगे? जैसे आप ड्रॉपर से कंटेनर राउंड बॉटल फ्लास्क में पानी डालोगे तो HCl गैस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और गैस जैसे ही वाटर में डिसॉल्व होगी वहां गैस खत्म हो जाएगी, और गैस जैसे ही खत्म होगी अंदर बन जाएगा वैक्यूम। वैक्यूम की वजह से नीचे से पानी बहुत तेजी से सक होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक सक करते हैं अपन। इस तरह से बहुत सारा लिटमस सोल्यूशन कंटेनर में आएगा। कंटेनर में ऑलरेडी HCl गैस, एसिडिक सोल्यूशन प्रेजेंट है, वो ब्लू लिटमस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, उसे रेड बना देगा, तो रेड कलर का फाउंटेन हमें देखने को मिलेगा। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसके कंबशन के ऊपर आती है। तो दरअसल में HCl गैस कंबसेबल नहीं होती। कंबसेबल का मतलब क्या, हम इसे बर्न कर सकते हैं? तो HCl गैस कंबसेबल नहीं है। एयर में ये कंबशन ऑक्सीजन के साथ नहीं करती है, ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं करती है, पहली बात। दूसरा, कंबशन का सपोर्टर भी नहीं है। हमने देखा था ना, तो क्या नाम है वो वाले एक्सपेरिमेंट में, इसकी डेंसिटी वाले एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, कि HCl गैस ने बर्निंग कैंडल को बुझा दिया था। यानी ये जलती हुई चीजों को सपोर्ट भी नहीं करती है, कंबशन का सपोर्टर भी नहीं है। इसलिए बात बोली जाती है कि HCl गैस ना तो खुद कंबसेबल है और ना ही कंबशन को सपोर्ट करती है, और ये बर्निंग स्प्लिंटर को क्या कर देती है, बुझा देती है, अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हो तो। बाकी थर्मल डिसोसिएशन के बारे में बात करें, अगर आप HCl गैस को हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो तो ये वापस से हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका थर्मल डिकम्पोजिशन इसके नेटिव एलिमेंट्स में पॉसिबल है। कितने टेम्परेचर पर होता है? बट हाई टेम्परेचर पर होता है, 500 डिग्री से ज्यादा आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम अगर HCl गैस की मेटल से रिएक्शन कराएं तो कैसे होगा? तो यार मेटल से अगर रिएक्शन कराओगे तो दरअसल में HCl है तो एक तरह का एसिड ना, तो रिएक्शन वैसे ही करेगा कि मेटल का सॉल्ट बन जाएगा, मेटल क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। भाई ये रिएक्शन हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ी थी एसिड बेस सॉल्ट में। मैंने आपसे कहा था ना, अगर एसिड बेस सॉल्ट, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब चैप्टर आपको प्रिपेयर हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आपके लिए रिएक्शन ये चैप्टर पढ़ना, बल्कि ये नहीं, स्टडी ऑफ कंपाउंड में बहुत सारी रिएक्शन प्रिडिक्टेबल रहेंगी।
केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यही होती है, जैसे जैसे आप आगे वाले चैप्टर पढ़ते हो वो आसान होते चले जाते हैं, क्योंकि पीछे वाले चैप्टर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे रिपीट होते हैं। जैसे यहां पर ये रिएक्शन रिपीट हो रही है भाई, हमने एसिड बेस सॉल्ट में चैप्टर में पढ़ा था कि मेटल की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये बात रिकॉल करो और नोटिस करो, यहां पर वही तो हो रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड की तरह बिहेव करेगी, मेटल से रिएक्शन कराओगे तो उसका सॉल्ट बना मेटल क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप सोडियम मेटल की रिएक्शन HCl से करा दो तो मेटल का क्लोराइड बनाना, तो सोडियम का क्लोराइड बनाना है। सोडियम का क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, Na+Cl- से रिएक्ट करेगा, 1 इसका इधर इसका 1 इधर, फॉर्मूला बनेगा NaCl। तो NaCl आ जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए आप 2 हाइड्रोजन यहां पर हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पे ले लो, तो 2 क्लोरीन यहां पर हो जाएंगे, 2 क्लोरीन यहां पे ले लो, उससे 2 सोडियम इधर आ गए, 2 सोडियम इधर आ जाएंगे। ऐसे आप कैल्शियम से कराओगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो इस तरह से मेटल की रिएक्शन अगर आप HCl गैस से कराओगे तो नॉर्मल जैसे मेटल और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वैसे ही सिमिलर रिएक्शन यहां पर भी परफॉर्म होगी। फिर अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दरअसल में अमोनिया ना एक बेसिक गैस है, और यार एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब वाटर क्यों नहीं बना सर, आप हमने तो पढ़ा है कि एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो बेटा वाटर एसिड बेस की रिएक्शन में तब बनता है जब बेस में OH हो, अमोनिया में कहीं पर भी OH नहीं है, तो इसलिए यहां पर बेस नहीं बनेगा, बस सॉल्ट बनेगा। तो अमोनिया की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं तो NH4Cl बनता है। कैसे बना NH4Cl, दरअसल में HCl अपना एक हाइड्रोजन NH3 को दे देता है तो अमोनियम आयन बन जाता है। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था ना अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर, कि यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये बनता है अमोनियम आयन। तो HCl अपना एक हाइड्रोजन अमोनिया को देकर अमोनियम आयन बनाता है, तो ये कैटायन है, तो इसको एनायन क्या मिल जाएगा, HCl का क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। और NH3 गैस HCl गैस रिएक्ट कराते हो तो NH4Cl जो सॉल्ट बनता है कैसा बनता है, सॉलिड, और ये सॉलिड सॉल्ट हमें व्हाइट फ्यूम्स बनाकर देता है अमोनियम क्लोराइड की। आपने गैस रिएक्ट करा रहे हो, तो गैस रिएक्ट अगर आप करा रहे हो तो आपको अगर सॉलिड चीज वहां पर मिली व्हाइट कलर का तो उसकी फ्यूम्स आपको दिखाई देंगी, धुआं जैसा दिखाई देगा वो। तो याद रखना जब भी आप अमोनिया की रिएक्शन कराओगे, अमोनिया गैस की रिएक्शन कराओगे क्या नाम है HCl गैस के साथ, तो हमें डेंस व्हाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगी, और ये डेंस व्हाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड नाम के सॉल्ट की होती है। ठीक है, बाकी अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर इसी चैप्टर में, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक बात समझना, हाइड्रोजन क्लोराइड अलग चीज होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस को या HCl लिक्विड को बुलाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है हम लोगों ने उस गैस को पानी में डिसॉल्व कर दिया है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या है, HCl डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब तक HCl को आप वाटर में डिसॉल्व नहीं करोगे तब तक आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलोगे। तो अगर आपको कोई भी पर्सन बोल रहा है कि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किसी चीज की रिएक्शन करा रहे हो, तो इसका मतलब होता है हमारा HCl एक्वस फॉर्म में है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया है। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप किसी चीज की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रहे हो, तो इसका मतलब HCl मोस्टली गैस फॉर्म में होता है। तो HCl अगर गैस फॉर्म में है तो इसे बुलाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ये छोटी सी बात याद रखना। और HCl अगर एक्वस फॉर्म में है तो इसे बुलाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब तक HCl वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तब तक आप उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बुलाएंगे। ठीक है, चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे भाई क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, जो कि दरअसल में H3O प्लस HCl माइनस भी लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि HCl हमारे पास एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी यहां पर एक बात याद रखना कि ड्राई HCl गैस और लिक्विड HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, और ड्राई HCl और लिक्विफाई HCl कभी भी ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेंगे। याद रखना लिटमस टेस्ट कोई भी एसिड तभी परफॉर्म करता है जब वहां पर मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस हो। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। लिटमस टेस्ट कोई भी आपको तभी देखने को मिलेगा, लिटमस टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय एसिड
ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। बिना वाटर के लिटमस टेस्ट नहीं होगा, ये हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ा है। तो इसीलिए ड्राई HCl गैस या लिक्विड HCl कभी भी लिटमस टेस्ट परफॉर्म नहीं करके देगा। हमेशा आपको ड्राई HCl गैस का नॉन एसिडिक कैरेक्टर ही देखने को मिलेगा। जैसे ही आप दरअसल में उसमें पानी ले आओगे तो पानी के साथ लिटमस टेस्ट होने लगेगा, क्योंकि लिटमस टेस्ट देने के लिए हमारे पास H+ आयन होना जरूरी है, और HCl गैस में या HCl लिक्विड में H+ आयन नहीं होते। वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहता है H और Cl के बीच में, H+ होता ही नहीं है। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लिक्विड HCl है, यानी HCl को हम लोग टेम्परेचर कम करते 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 लिक्विड बना दे, अगर पानी में डिसॉल्व ना करें, याद रखना HCl को पानी में डिसॉल्व करने पर HCl लिक्विड नहीं बनता है। अगर आप किसी भी चीज को पानी में डिसॉल्व कर दे रहे हो तो वो उस चीज का एक्वस फॉर्म होता है, क्योंकि अब वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो तो मिक्सचर बन गया भाई पानी और सब्सटेंस का। तो कई बार बच्चों को लगता है अरे हमने पानी में HCl डिसॉल्व कर दिया तो वो तो HCl लिक्विड फॉर्म में आ गया। अरे HCl लिक्विड फॉर्म में नहीं आया, HCl पानी में डिसॉल्व हो गया है। ये टेक्निकल बात समझो भाई, साइंस को थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में भी समझना पड़ेगा, एकदम आप झुंझुना बजा नहीं सकते साइंस के साथ। तो HCl को अगर आपने पानी में डिसॉल्व करा तो आपने लिक्विड नहीं बनाया, आपने उसको एक मिक्सचर बना दिया है जिसमें HCl और पानी दोनों आपने डिसॉल्व कर दिए हैं, और वो बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन। लेकिन अगर आप HCl का टेम्परेचर कम करते जाओ, प्योर HCl का, तो एक मोमेंट आएगा -83 डिग्री के नीचे कि वो लिक्विड बन जाएगा। तो जब प्योर HCl तुम्हारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो उसे लिक्विफाइड HCl बुलाते हैं, और उसमें भी आपको कोई आयन नहीं मिलता। आयन ना मिलने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस करा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल होने चाहिए, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो फ्री आयंस हो, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड में कोई भी फ्री आयन नहीं होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है। और इससे हमें कोवेलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड प्रूफ होते हुए भी मिल जाता है। बाकी आगे बात करें, अगर हमें इसे लैब में प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो बस हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। और ये पता नहीं क्या हो गया यार, वाटर का फॉर्मूला पता नहीं ऐसे कैसे लिख गया है, H2। ठीक है, H2 HCl के H2O को HCl के साथ H2O को डिसॉल्व करेंगे तो आपको HCl एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा। और एक्वस फॉर्म में आने वाले HCl को ऐसे भी अलग अलग आप लिख सकते हो, H3O+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा। और इसे कैसे बनाया जाता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि दरअसल में जो हम लोगों ने पूरा सेटअप करा था लैब वाला मेथड, अबे कहां गया, आजा पीछे, ये वाला। तो यहां पर हमारे पास ड्राई HCl गैस इकट्ठा हो गई थी। अब इसी ड्राई HCl गैस के कंटेनर को हम आगे वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर से आने वाले HCl को कैसे डिसॉल्व करेंगे वो देखना। मान लो हमारे पास ये ड्राई HCl गैस वाला वो कंटेनर है। ठीक है, एक मिनट, ये ड्राई HCl गैस वाला वो कंटेनर जिसमें ड्राई HCl गैस इकट्ठा हुई है, इसमें से हम एक एग्जिट ट्यूब लगाएंगे और उसके एंड पर इस तरह से एक वो लगा देंगे हम लोग, क्या नाम है, क्या बुलाते हैं इसको, कीप लगा देंगे। ठीक है, और होगा क्या, अब ड्राई HCl गैस यहां से गई, जैसे इसके पास जाएगी, यहां पर है पानी, तो पानी हमें पता है पानी में ये गैस तुरंत डिसॉल्व हो जाती है, तो पानी में ये गैस तुरंत डिसॉल्व हो जाएगी। और जैसे डिसॉल्व होगी यहां क्या बन जाएगा, वैक्यूम। तो अचानक से थोड़ा पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, तो बीच में क्या बन जाएगा, एयर का गैप। जैसे ही पानी चढ़ा और गैप बना तो ग्रेविटी अब यहां पर हुआ क्या, जो HCl गैस थी वो पानी में डिसॉल्व हो चुकी है, यानी हमारी कुछ HCl गैस ऑलरेडी वाटर में डिसॉल्व हो चुकी है, बट वैक्यूम बनने की वजह से थोड़ा सा पानी नीचे चला जाएगा और थोड़ा पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो बीच में जो गैप क्रिएट होगा ग्रेविटी की वजह से, ये वाटर जो डिसॉल्व कर चुका है HCl को, ये नीचे गिर जाएगा। ये जैसे नीचे गिरेगा फिर से हम क्या करेंगे, इस कुप्पी को, मतलब इस कीप को थोड़ा सा और नीचे करेंगे। जैसे नीचे करेंगे अब पीछे से और HCl गैस आएगी, फिर से वो डिसॉल्व होगी, फिर से वैक्यूम बनेगा, फिर से ऊपर चढ़ेगा, और वो धीरे धीरे करके यहां से HCl गैस आती रहेगी और वाटर में डिसॉल्व होती रहेगी। तो इस तरह से हम लोग HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। और HCl गैस कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ऑलमोस्ट जब 36% बाई मास हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस मेथड की हेल्प से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे लैब में भी पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि यहां पर इस तरह से हम लोगों ने, क्या नाम है, इस ब्रॉड माउथ का जो ट्यूब है ये क्यों इस्तेमाल करा है, हमने नॉर्मल ट्यूब क्यों इस्तेमाल नहीं करा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ट्यूब का इस्तेमाल करते ऐसे,
तो जैसे ही HCl यहां पे डिसॉल्व होता, इतना पावरफुल वैक्यूम बनता कि ये पानी ना ऊपर वापस चढ़ जाता, और ऊपर चढ़ जाता तो इसके अंदर चला जाता। तो यहां पर HCl में मिक्स हो जाता पानी। आप जितना अमाउंट वाटर HCl का डिसॉल्व करना चाह रहे थे पानी में, उतना ना हो पाता, बल्कि इधर वाला सारा HCl खत्म हो जाता, बेकार हो जाता आपके लिए। तो ऐसा लेने से होता क्या है, ज्यादा पानी ऊपर नहीं चढ़ पाता, ठीक है। थोड़ा सा पानी ब्रॉड होने की वजह से थोड़ा जितना पानी ऊपर जा सकता था, उतना पानी एक सर्टेन हाइट तक चढ़कर रुक जाता है और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ब्रॉड माउथ का इस तरह से ट्यूब लेने से यह फायदा मिलता है कि बैक सेक्शन, इसे बोलते हैं रिवर्स सेक्शन, रिवर्स सक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता, और रिवर्स सक्शन पॉसिबल ना होने की वजह से HCl बड़े आराम से गैस पीछे से आती रहती है और धीरे धीरे वाटर में डिसॉल्व होती रहती है। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। तो आई गेस आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, कमेंट सेक्शन में देखा जाएगा भाई फिर, ठीक। बाकी अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यार एसिड की जो जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है वही सारी यहां पर रिपीट होंगी यार। फिजिकल प्रॉपर्टी में HCl जो एक्वा सॉल्यूशन है, कलरलेस है, स्लाइटली पंजेंट है, इसका टेस्ट सार होता है। अरे ऑब्वियसली होगा यार, एसिड है भाई, एसिड की प्रॉपर्टी तो शो करेगा ना, सार होगा टेस्ट में। नेचर में कोरोसिव होता है, अरे एसिड है, कोरोसिव होगा नेचर में, ब्लिस्टर स्किन पे क्रिएट कर सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। डेंसिटी इसकी 1.2 ग्राम पर सीसी होती है और बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी अगर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये मोनोबेसिक एसिड है, मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है, यानी इसके पास एक H+ होता है डोनेट करने के लिए, ठीक है। और ये एसिड की तरह बिहेव करता है। और अगर ये टेस्ट करना चाहते हो तो हमारे पास अलग अलग इंडिकेटर हैं। मोइट लिटमस अगर तुम ब्लू वाला ले गए हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज को ये पिंक में कन्वर्ट कर देगा, और फिनोप्थिल इंडिकेटर को कलरलेस ही रखेगा। ये सब हम लोगों ने एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी पढ़ा था कि एसिड फिनोप्थिल इंडिकेटर को कलरलेस रखते हैं, मिथाइल ऑरेंज को पिंक बना देते हैं, और मोइट लिटमस ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और याद ना, मॉइस्ट लिटमस ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि HCl तो अब आप एक्वस बना चुके हो, तो मॉइस्ट अगर नहीं भी होगा, ठीक है, ड्राई लिटमस पेपर भी होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि अब तो HCl पानी में डिसॉल्व कर चुके हो ना तुम, कोई दिक्कत ही नहीं है। HCl एक बार पानी में डिसॉल्व हो गया तो एसिड की तरह बिहेव मस्त करेगा। बाकी अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करें तो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, अरे अभी पढ़ा था यार, मेटल और एसिड की रिएक्शन कराओगे सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो हमने कैल्शियम के HCl से रिएक्शन कराई तो कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा। अब कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, ये मैंने आपको कईयों बार बता दिया है कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखने के लिए कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन के नंबर्स को आप इंटरचेंज कर देना, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। यही बात मैग्नीशियम और HCl के साथ भी होगा। तो एक्शन ऑन मेटल तो अपने को पता ही है। बाकी अगर हम मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो यार कितनी बार हम पढ़ चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये तो नॉर्मल आप एसिड बेस वाली रिएक्शन ही करा रहे हो, और अगर एसिड बेस वाली रिएक्शन कराओगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपने HCl से कराई, सॉल्ट बना, वाटर बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिड से रिएक्शन कराई, सॉल्ट बना, वाटर बना। वही रिएक्शन तो हो रही है, बस अब की बार एसिड हमारे पास फिक्स है, HCl है, तो सॉल्ट हमेशा बस क्लोराइड बनेगा। अब ये तो थर्ड वाली रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, इसलिए मैंने बताया था ये रिएक्शन अब देखो काम आएगी। ये आपको हेडिंग दे रखी है कि अब आप HCl की रिएक्शन HCl से वीक एसिड के सॉल्ट से करा रहे हो। जैसे HCl से वीक एसिड कौन था, बताया था ना मैंने, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCl से वीक एसिड है, तो हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट लिया जो कि इस एसिड का सॉल्ट है। और अगर ये जो सॉल्ट है ये H2CO3 से बना है जो HCl से वीक एसिड है, तो ये तो वही वाली रिएक्शन हो गई कि आप सॉल्ट ऑफ वीक एसिड को मैं वैसे लिख दे रहा हूं, उसको करा रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो क्या होगा, वीक एसिड बाहर आ जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो वही हो रहा है, इसीलिए मैंने वो आपको आइडिया बताया था, क्योंकि अब ये आपको 5 रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, अब आप इन्हें खुद लिख पाओगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये दरअसल में वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसमें से वीक एसिड बाहर निकालो। वीक एसिड कौन है, H2CO3, तो H2CO3 बाहर निकलेगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, यहां तो H2CO3 कहीं दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिख रहा मेरे बच्चे क्योंकि इस रिएक्शन में ना हीट निकलती है, और वो हीट इस H2CO3 को तोड़ देती है H2O और CO2 में। देखो H2O और CO2 को जोड़ दो तो 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन बन जाएंगे। तो एक्चुअल में H2O और CO2 जो बना है वो इसी के टूटने से बन गया है। और ये टूट क्यों गया, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट निकलती है। और बाकी जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था अपना सॉल्ट बना लेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl। सॉल्ट कैसे बनाओगे, तो सॉल्ट में होता है कैटायन एनायन, तो एसिड ने दिया एनायन और कैटायन आ गया यहां से, तो NaCl बन गया।
ऐसे अगर आप NaHCO3 लोगे तो Na और Cl बन जाएगा, बाकी जो H2CO3 निकलने वाला था H2 और CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही H2CO3 की तरह H2SO3 भी HCl से वीक एसिड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहां पर आपने यहां पर सोडियम सल्फेट लिया, यहां पर सोडियम सल्फाइड लिया और यहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया है और स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराई तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन गया, बाकी निकलता H2SO3 ही है। H2SO3 हीट की वजह से टूट जाता है H2O और SO2 में, वही यहां पर आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए मैंने वो आइडिया आपको वहां पर बताया था, ताकि बहुत सारी जगहों पर रिएक्शन को रटने का तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाए। बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई रटा रटा के चले गए रिएक्शन, अरे यूं समझ के जाओ भाई, बाकी फॉर्मूले तो अपने आप ही लिख पाओगे यार। अगर तुम्हें आयंस के सिंबल्स पता है, फॉर्मूले यूं लिख लोगे तुम, रिएक्शन समझो निंजा तरीके से रिएक्शन खत्म करो, इस तरह से होती है रिएक्शन। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर हम थायोसल्फेट्स पे रिएक्शन कराएं, थायोसल्फेट क्या होता है? H2O3। ठीक है, थायोसल्फेट आयन होता है H2O3 2- आयन। तो सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन अगर एसिड से कराते हैं, सेम रिएक्शन, NaCl बनेगा, वाटर, SO2 और सल्फर साथ में निकल जाएगा, वही ये लगभग ऐसी ही रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये वाली बात तो आप समझ गए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना इस रिएक्शन के बारे में, ये जो रिएक्शन है इसे हम यूज करते हैं एज अ टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन थायोसल्फेट एंड सल्फाइड। सल्फेट्स और सल्फाइड को डिस्टिंग्विश करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में हमें सल्फर एज अ प्रेसिपिटेट मिलता है, जबकि सल्फाइड्स में नहीं मिलता है। ठीक है, सल्फाइड्स में हमें सल्फर एज अ प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत के 3 पार्ट तो दोनों रिएक्शन में कॉमन है, NaCl वाटर SO2, NaCl वाटर SO2। इसमें सल्फर का प्रेसिपिटेट मिलता है, इसमें नहीं मिलता है, तो इसे हम इस्तेमाल करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन थायोसल्फेट्स एंड सल्फाइड सॉल्ट्स। ठीक है, बाकी अगर आप नाइट्रेट से रिएक्शन करोगे तो नाइट्रेट से भी लगभग वैसी ही रिएक्शन होगी कि एक तरह से आप ऐसे मानो, ये हमारे पास दरअसल में वीक एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन करा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन रहा है और वीक एसिड बाहर निकाला रहा है, HNO3 तीनों केस में बाहर आ गया, लगभग सिमिलर वैसी ही रिएक्शन है। तो देख रहे हो मैंने तुम्हारा काम कितना कम करा दिया। अब अगर कभी भी तुम्हारे पास लेड नाइट्रेट की HCl से रिएक्शन आ जाए तो बस ये याद रखो कि हाँ भाई, लेड नाइट्रेट दरअसल में जो बना है वो सॉल्ट है HNO3 का, और HNO3 एक तरह से वीक एसिड को की तरह ट्रीट करो HCl से, और HCl से अगर वीक एसिड की तरह ट्रीट करोगे तो इस सॉल्ट की जब भी HCl से रिएक्शन कराओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl का सॉल्ट बन जाएगा। तो लेड जो यहां पर नाइट्रेट के साथ प्रेजेंट था वो क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके लेड क्लोराइड बना लेगा, और जो वीक एसिड है वो बाहर आ जाएगा, HNO3 बाहर आ जाएगा, बाकी रिएक्शन आप बैलेंस कर लोगे। कितना कम कर दिया मैंने तुम्हारा रिएक्शन रटाने का, हो गया ना कम काम। देखो, और अभी तुम टेंशन में रहे होगे और सर इस चैप्टर में तो कितनी रिएक्शन है, कैसे याद करेंगे, कैसे होगा, लो कितना काम कम करा दिया बस। और कई बार अगर तुम समझदार हो तो अगर तुम्हें बस सिर्फ और सिर्फ मेटल के दरअसल में आयंस के चार्ज पता है तो ये पूरी रिएक्शन अपने आप करा पाओगे। जैसे सिल्वर का चार्ज 1 होता है, अब सिल्वर नाइट्रेट दरअसल में HNO3 वीक एसिड का सॉल्ट है, HCl से रिएक्शन कराई तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कैसे AgCl फॉर्मूला बनेगा, कैसे पता आपको? अरे सिल्वर का चार्ज होता है +1, क्लोराइड का -1, इसी को इंटरचेंज करके सॉल्ट बनाओगे। बाकी वीक एसिड आपको पता है HNO3 बाहर निकलने वाला है, क्योंकि वही वीक एसिड का सॉल्ट था AgNO3 जो HNO3 से बना होगा। ठीक है, तो HNO3 बाहर आ जाएगा, बाकी अब इसको लास्ट में बैलेंस कर लेना। तो अगर आपको चीजें टेक्निकली आती हैं, लॉजिकली आती है, तो आपको बहुत कम कुछ रटने की जरूरत होती है। केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ रटना आपको नहीं होता, अगर आप समझ के चलोगे तो आपके लिए मेमोराइजेशन कम हो जाएगा। आइडिया याद रखो, बस उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, कैसे लॉजिक हमने अप्लाई करा है आपको कम से कम रटना पड़ेगा। ठीक है, आई गेस यहां तक ये वाली बातें आपको समझ में आ गई। बाकी एक छोटी सी बात याद रखना, ये जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं इसमें जो AgCl का प्रेसिपिटेट बड़ा खास है, क्योंकि AgCl का जो प्रेसिपिटेट है ये दरअसल में इनसॉल्युबल होता है नाइट्रिक एसिड में, पर ये सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ये हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ा था उसमें भी ये बात डिस्कस करी थी। ठीक है, और ये इसलिए डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, उसका नाम होता है डाईअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। अब ये बात मेंशन है तो हो सकता है कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ ली जाए। ये होती है रिएक्शन कि AgNO3 की रिएक्शन आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो बनता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Cl-। और अगर ये प्लस Cl- नहीं लिखना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूले को सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक दिस। तो ये सर प्लस माइनस क्यों हमने बनाया? अरे ये वही वाली बात है कि आप NaCl को NaCl लिखने की बजाय ऐसे लिख दे रहे हो कि आप बता दे रहे हो Na प्लस है Cl- है, तो आप इस फॉर्मूले को बस ये बता दे रहे हो ये कैटायन है ये एनायन है, तो आपने प्लस माइनस बता दिया।
ऐसे लिख दिया आपने, नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, साथ में वाटर बन जाएगा। इसी को बुलाते हैं डाई अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। इसका नाम याद रखना, बहुत काम का है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हटा दूं इसको। और हाँ, ये जो दरअसल में कंपाउंड है, ये दरअसल में HNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है वापस से सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, और जब हम सिल्वर क्लोराइड को दरअसल में एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं लाइट के साथ, तो जो सिल्वर क्लोराइड है ये ब्लैक हो जाता है डिकम्पोजिशन की वजह से। तो सिल्वर क्लोराइड के बारे में ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, अगर आप लाइट के प्रेजेंस में छोड़ दो तो ये वापस से सिल्वर बना लेगा और ये ब्लैकिश टाइप का आपका सिल्वर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। तो ये सिल्वर क्लोराइड के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें। बाकी HCl मतलब एक्वस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है एक्वा रेजिया बनाने में। एक्वा रेजिया जिसे आप किंग ऑफ एसिड भी एक तरह से बुलाते हो, तो इसमें हम लोग 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं और 1 पार्ट HNO3 लेते हैं। ये प्रपोर्शन याद रखना कि HCl और HNO3 का प्रपोर्शन यहां कितना रहता है, 3:1। 3 वॉल्यूम अगर HCl लोगे तो 1 वॉल्यूम आपको HNO3 लेना पड़ेगा। तो इसके जो इस मिक्सचर को बुलाते हैं एक्वा रेजिया, और एक्चुअल में इस मिक्सचर में ये तीनों चीजें बनती हैं, NaCl, वाटर और नेसेंट हाइड्रोजन। केमिस्ट्री में कभी भी कोई रिएक्शन में अगर कोई चीज बनी, उसके अगल बगल इस तरह से ब्रैकेट लगा है एटम वाइज, तो इसे नेसेंट हाइड्रोजन बुलाया जाता है। मतलब ऐसी चीज जो रिएक्शन के बीच में नई नहीं बनी। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि जहां पर इनर्ट मेटल जैसे कि सिल्वर और गोल्ड किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करते, बट वो एक्वा रेजिया से कर लेते हैं। तो जैसे सिल्वर और गोल्ड को आप एक्वा रेजिया में, प्लैटिनम को एक्वा रेजिया में डालते हो, तो एक्वा रेजिया में निकलने वाली ये नेसेंट क्लोरीन इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि वो सिल्वर और प्लैटिनम जैसे इनर्ट मेटल को भी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो इसलिए एक्वा रेजिया काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक सब्सटेंस हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम इस्तेमाल कहाँ का करते हैं? लैब में एज अ रिएजेंट यूज होता है बहुत सारी चीजों को बनाने में। इंडस्ट्री में स्टील की पिकलिंग में उसका इस्तेमाल करते हैं, आयरन ऑक्साइड से रस्ट वगैरह हटाने में उसका इस्तेमाल करा जाता है, मेटल के रिफाइनिंग में इस्तेमाल करा जाता है, अलग अलग तरह के केमिकल, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनको बनाने में इस्तेमाल करा जाता है, दवाइयां बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और फूड इंडस्ट्री में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं जिलेटिन वगैरह के प्रोडक्शन में। तो ये इसके यूज है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को टेस्ट करना है तो कैसे करोगे? आप उसकी स्मेल से उसको टेस्ट कर सकते हो, आप मॉइस्ट लिटमस पेपर से उसको टेस्ट कर सकते हो, ये हमने पकड़ लिया है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी इसके टेस्ट के ऊपर सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अमोनिया के हेल्प से आप उसे टेस्ट कर सकते हो। अमोनिया के साथ HCl क्या बना देता है? व्हाइट फ्यूम्स बनाता है। तो अगर कहीं पर HCl गैस लिबरेट हो रही है, अगर आप वहां पर अमोनिया ले जाओ और व्हाइट फ्यूम्स बनने लगे, तो मतलब वो HCl गैस थी। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर उसको रिएक्शन करोगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस पूरी चैप्टर की मतलब डिस्क्रिप्शन था, और मतलब 1 घंटे से कम टाइम में, मतलब आई गेस कितना टाइम हुआ है अभी, 52 मिनट के आसपास हुआ है, इसमें पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, और प्रॉपर डिटेल के साथ, कॉन्सेप्चुअल आइडियाज के साथ। बस इसी को आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, रिवाइज करते रहो, बाकी आप प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी हमारी है। बहुत जल्दी विद इन 2-3 वीक्स हम लोग प्रैक्टिस सेशन अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके साथ जुड़े रहना और अपने फ्रेंड्स को भी भेज देना, ताकि भैया उनका भी थोड़ा भला हो जाए यार। क्योंकि पता है, तुम सोचोगे अरे मैं क्यों भेजूं यार, अगर सर बढ़िया पढ़ा रहे, अगर मैं ही पढ़ लूं तो मेरे नंबर ज्यादा जाएंगे उससे। अबे हो सकता है वो भी कुछ और चीजें अपने पास रख के बैठा हो यार। तो ये तो वो है, गिव एंड टेक वाली चीज है। उसको तुम कुछ अच्छा दोगे तो हो सकता है तुम्हें कुछ अच्छा दे दे, दबाव में आके कि हाँ भाई इसने तो अच्छी चीज मेरे साथ शेयर करी है। ठीक है, तो इसलिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। बाकी आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे मेरे साथ डिस्कस करते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू।